मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं स्पेसिफिकली रेलेवेंट कॉस्टिंग आज से स्टार्ट करने वाला हूँ बिकॉज द लॉजिक्स, द कंसेप्ट विच आई हैव जस्ट गिवन यू इन लास्ट 4 लेक्चर्स, बेटे वो तो खाली एक बिल्डिंग फाउंडेशन के लिए था कि आपका मैं एक फाउंडेशन बिल्टअप कर दूँ। वो सभी जो फाउंडेशन मैंने बिल्टअप किया, इट इज प्योरली बिकॉज आई वांट टू टेक अ डिसीजन, यू वांट टू बिकम अ डिसीजन मेकर as a ACCA come financial management and manager, as a ACCA come CFO of a company. Now because your foundation are clear that what I mean by relevant cost, what I mean by relevant revenue, what is opportunity cost, what is sunk cost, what is incremental cost, जब आपको ये सब कुछ पता चल गया लेक्चर 4 तक, मैंने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, मेरे लेक्चर ज़्यादा लगे ना, बट द पॉइंट इज मैं चाहता था कि आपको F2 के भी और इस पूरे चैप्टर में रिलेटेड जो भी बातें हैं आपको मालूम हो यार। तो चलिए जी, हम सब नेक्स्ट आज के इस नए पड़ाव में, नई दुनिया में एंटर करने जा रहे हैं डिसीजन मेकिंग की। आपने ऑलरेडी 2 डिसीजंस ले ली हैं, अभी हम देखेंगे। आप रजिस्टर ओपन करें। ग्रेट गुड मॉर्निंग, लेक्चर नंबर 5, बेटर रेलेवेंट कॉस्टिंग। मैं उस कॉस्टिंग की बातें करूंगा जो रेलेवेंट होंगी, मैं वो बातें करूंगा जो F5 के लिए क्लियर करने के लिए आपको हेल्पफुल करेंगी। आई विल नॉट टॉक ऑफ इररेलेवेंट, मैं नॉलेज लेवल की बातें अब नहीं करूंगा, दैट इज इररेलेवेंट फॉर यू। 12th क्लास की बात करूं तो दैट इज इररेलेवेंट फॉर यू, प्रोफेशनल की बात करूं तो दैट इज इररेलेवेंट फॉर यू। आपके लिए अभी वही रेलेवेंट है जो आप पेपर दे रहे हैं। Similarly, when as a decision maker I want to take a decision, I will be only taking into account those costs which are incremental, which are differential, which are due to that proposal, which are due to that decision, जो उस डिसीजन की वजह से होती हैं, उन कॉस्ट को हम रेलेवेंट कॉस्ट बोलते हैं। तो आप सभी के सभी स्टूडेंट्स मेरे दोस्त हैं, मुझे मालूम है हम इस समय चैप्टर 8 के बीच के पड़ाव में हैं और उस पड़ाव का नाम है लेक्चर नंबर 5, चैप्टर नंबर 8 F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट रेलेवेंट कॉस्टिंग। आइए जी आइए, बिल्कुल सीधी कमर सीधी करके बैठेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठना है बेटे, कमर सीधी बिल्कुल स्ट्रेट। आपकी स्पाइनल कॉर्ड जितनी सीधी होगी, देखिए मैं खड़े होकर क्यों बढ़ाता हूं कि मेरी एनर्जी ज़्यादा फ्लो हो और आपके तक मेरी बातें सारी जल्दी से कम्युनिकेट हो जाएं, और आप देखते भी ऐसा होता है। मैं भूपेश आनंद, आई थिंक आई हैव टोल्ड यू in chapter number in lecture number 1 also, in this chapter only, that I have to take a decision. So there are different types of decisions in my course, in ACCA, in F5, in performance management. I have to take 6 decisions. मुझे 6 decisions लेनी है। पहले डिसीजन का नाम है डिसीजन अबाउट ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स इन केस ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। जब कुछ लिमिटेड हो तो आप लीनियर प्रोग्रामिंग यूज करते हैं या नॉर्मल रैंकिंग मेथड यूज करते हैं, और आप डिसाइड करते हैं कि आपको क्या बनाना चाहिए और कितना बनाना चाहिए और क्या नहीं बनाना चाहिए। दिस इज लेक्चर नंबर डिसीजन नंबर 1। फिर हम कुछ आगे बढ़े थे और धीरे धीरे मैंने आपको प्राइसिंग डिसीजंस की बातें बताई। मैंने आपको बताया कि ऐसी कौन सी ऐसी बात है, कोई भगवान थोड़ी आके आपको बताएगा कि दिस मस्ट शुड बी द मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एज अ ACCA, एज अ अकाउंटेंट, यू शुड नो दैट व्हाट आई मीन बाय प्राइस, what I mean by market, what I mean by economy, what I mean by demand, what I mean by supply, what I mean by market base, what is, ये सभी कुछ बताया because I want to take a decision in regard to pricing. We have already covered that. तो बेटे डिसीजन नंबर 3 आज से स्टार्ट हो जाएगी। चैप्टर नंबर 8 में अगर आप देखें तो मेक वर्सेस बाय, अभी मैं आपको कैप्लन दिखा रहा हूँ, बीबी भी दिखा रहा हूँ, आप चेक करिए। चैप्टर 8 में इन्हीं डिसीजंस की बातें की है बिकॉज दीज वी हैव टू कवर। मेक वर्सेस बाइंग डिसीजन, इट मीन्स आपको डिसाइड करना है कि आप मैन्युफैक्चर करें या बाय करें, मतलब आउटसोर्स कर दें, ऑफशोर किसी को दे दें और उससे खरीद लें, या खुद घर में बनाएं, है ना। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन विच वी विल बी स्टार्टिंग टुडे। तो डिसीजन नंबर 3 आज हम डिस्कस करेंगे, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और डिसीजन नंबर 3 में 2 इंस्टेंसेस को देखेंगे। फिर डिसीजन नंबर 4 कि भाई मेरा धंधा नहीं चल रहा है, मेरी लेक्चर्स नहीं चल रहा है, जैसे मैं आपकी बात करूं फेस टू फेस की क्लासेस उस समय कुछ कम हो गई,
तो मुझे लगा कि मैं बिजनेस बंद ही कर दूं, कुछ और जॉब कर लूं या प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दूं, बिकॉज आई डिड CA, आई डिड CS, आई डिड CMA, आई एम ACCA डिप्लोमा IFRS, कितना कुछ किया हुआ है। तो मुझे लगा मैं अपनी लाइन चेंज कर देता हूँ, शट डाउन कर दूं और नया कंटिन्यू करता रहूं। तो मैंने क्या किया, फेस टू फेस को शट डाउन कर दिया और ऑनलाइन कंटिन्यू कर दिया। इट मीन्स आई हैव टू सी दैट वेदर इट इज शट डाउन और वेदर इट इज कंटिन्यू, विच इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। दीज आर द 2 डिसीजंस। डिसीजन नंबर 5, वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। मैं एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट करूं स्पेशल ऑर्डर, वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कई बार ऐसा भी होगा कि आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, हमारे पास बांग्लादेश से, नेपाल से, दुबई से, पाकिस्तान से, सऊदी से, कुवैत से, बेटे ऑलरेडी इतने सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो स्पेसिफिकली एक झुंड आया साउथ अफ्रीका से, उन्होंने कहा जी हम आपके 10 लेक्चर्स ले लेंगे, F5 ACCA परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। आपका प्राइस नॉर्मल हमें मालूम है इंडियन रुपीज 10,000, 12,000, 15,000 है, आप हमें X डॉलर्स में या X रुपीज में देने को रेडी हैं। तो हम क्या सोचेंगे, दैट इज अ स्पेशल ऑर्डर विच आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका। उससे कोई इंडियन मार्केट में चेंज नहीं होगा, उसमें किसी को पता भी नहीं चलेगा मैंने कितने में सेल किया। सो इट मीन्स वेदर आई शुड एक्सेप्ट दैट ऑर्डर और नॉट, उसको डिस्कस किया। और लास्ट में बेटे मैं एक लास्ट डिसीजन डिस्कस करूंगा जिसका नाम है फर्दर प्रोसेसिंग स्प्लिट ऑफ पॉइंट, वेदर आई शुड सेल एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट और वेदर आई शुड सेल आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। बेटे 6 डिसीजन हैं जिसमें से 2 हम कर चुके हैं, 4 अभी करनी है। मैं आज लेक्चर नंबर 5 शुरू कर रहा हूं और आप सभी के लिए मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि दोस्तों आपके कैपलॉन में, आपके BBB में सब कुछ दिया हुआ है, मैं कुछ भी आउट ऑफ उससे नहीं करा रहा बेटे। ये देखो, मेक और बाइंग डिसीजन, हमारी ये डिसीजन नंबर 3 है। टोटल 6 हैं, 2 कर चुके हैं, 3rd ये है। अब इसको इन्होंने अलग अलग एस्पेक्ट में बताया दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिसीजन, मेक बाय डिसीजंस। बेटा इसको डिस्कस कर लेंगे, 2 टाइप्स क्या हैं अभी देखेंगे। अभी बस सिंपल सी बातें मेरी समझ लो तो आपको धीरे धीरे खुद ही लॉजिकली पता चलेगा। व्हेन आई से मेक वर्सेस बाय, देयर आर 2 सिनेरियोज, व्हेन देयर आर नो लिमिटिंग फैक्टर्स एंड व्हेन देयर आर लिमिटिंग फैक्टर्स। अभी टेंशन लेनी नहीं है, अभी घबराना नहीं है, अभी ज़्यादा सोचना नहीं है, अभी खाली मेरी बात को धीरे धीरे आराम से लॉजिकली कंसेप्ट को पकड़ना है। आप सबको मालूम है मैं धीरे धीरे सारी बातें इंट्रोड्यूस करूंगा और ये सब इलस्ट्रेशंस टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग्स। एज यू नो आई विल बी डिस्कसिंग, आई विल बी कवरिंग। अगर आपके पास BBB है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। आप देखो BBB में भी पूरा वैसा ही दिया हुआ है जैसा आपने देखा हुआ है, तो कुछ ऐसा कुछ घबराने की बात तो है नहीं भाई साहब। रेलेवेंट कॉस्ट प्रिंसिपल्स, मेक वर्सेस बाय, एक्सप्लेन दिस। तो मेक वर्सेस बाय में अब हम सीधा आज से एंटर करने वाले हैं एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस रेलेवेंट कॉस्ट, रेलेवेंट रेवेन्यू, इवन फ्रॉम BBB वी हैव डिस्कस दैट। वो सब कुछ वैसे ही हमने डिस्कस किया है। तो दोस्तों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिस्कस कर चुके हैं एंड आई एम ऑन टू मेक वर्सेस बाइंग डिसीजन। और बड़े प्यारे से एग्जांपल दूंगा बिकॉज ये डिसीजन बड़ी इंपॉर्टेंट है एंड आई डू रिकॉर्डिंग फॉर CFA USA, फॉर CMA USA, फॉर CPA USA। तो ये डिसीजन क्योंकि कॉमन और सभी के सिलेबस में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने शायद मेक वर्सेस बाय डिसीजन एक पर्टिकुलर कोर्स में बड़ा प्यारा एक्सप्लेन किया, बड़े रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दिए जिससे आप जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे और आपको ज़्यादा अच्छा पता चलेगा कि मेक वर्सेस बाइंग डिसीजन है क्या। आइए थोड़ा सा हल्का सा पहले लिख लें फिर हम आगे चलेंगे। बेटे बड़ी प्यारी सी बातें मैंने आपको बतानी है। अच्छा एक बात और बताने जा रहा हूँ, आप बेटे डिसीजन 3 लें, डिसीजन 4 लें, डिसीजन 5 लें, डिसीजन 6 लें। इट मीन्स मेक वर्सेस बाय, शट डाउन, इट मीन्स स्पेशल ऑर्डर और फर्दर प्रोसेसिंग। इन सभी में आपको मैं 3 स्टेप्स देने वाला हूं। यू हैव टू फॉलो दोज 3 स्टेप्स। बड़े से बड़ा क्वेश्चन बेटे उस 3 स्टेप से हो जाएगा। आप उसको हल्का फुल्का चेंज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन, बट truly speaking these 3 steps will be the guiding principles, will be the guiding steps for any decision maker। तो आपको ये 3 स्टेप्स लिखने आप सभी इस समय बिल्कुल पूरा ध्यान कमर सीधी करके बैठे हुए हैं, मोबाइल फोन बिल्कुल म्यूट है, थप्पड़ मारूंगा अगर आप झुक के बैठे तो, और आप लिख रहे हैं फॉलोइंग आर द 3 स्टैंडर्ड स्टेप्स फॉर 6 डिसीजन मेकिंग। वी हैव सीन दैट देयर आर 6 डिसीजंस। कोई भी डिसीजन इस दुनिया की आप लेते हैं ना, 6 क्या 16 हो, 60 हो, 70 हो, कोई भी,
you know, you have to follow these 3 steps. Step number 1, prepare statement showing alternative proposals. आपको क्या करना है, जितने भी proposals दिए हैं उनकी एक statement बनानी है. अच्छा, कम से कम देयर मस्ट बी 2 proposals, तभी आप डिसाइड करेंगे जैसे ACCA करें या नहीं करें. तो देयर आर 2 proposals. मेक करें या बाय करें, देयर आर 2 proposals. स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट करें या ना करें, देयर आर 2 proposals. फर्दर प्रोसेस करें या नहीं करें, शट डाउन करें या कंटिन्यू करें, देयर आर 2. एटलीस्ट देयर हैज टू बी 2 proposals. तो आपको स्टेप नंबर 1 में मैंने लिखा प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स. स्टेप नंबर 2, अब वो जो दोनों प्रपोजल्स आपने बनाए, मोटा मोटी हम दोनों प्रपोजल्स की प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाएंगे. उसका फॉर्मेट में अभी दे रहा हूं. हम दोनों प्रपोजल्स में देखेंगे, बिकॉज वी नो दैट द बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया. वी विल कैलकुलेट द कॉन्ट्रीब्यूशन, वी विल कैलकुलेट contribution to sales ratio, we will calculate the profit, and then we will evaluate that whether we should go for proposal number 1 or whether we should go for proposal number 2. तो मैं स्टेप नंबर 1 के बाद स्टेप नंबर 2 में आ गया और वहां पे मैंने लिखा प्रिपेयर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स. मैं दोनों प्रपोजल्स की प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट को लिख रहा हूं. स्टेप नंबर 3, गिव द रिकमेंडेशन. आपको रिकमेंडेशन लिखनी है. मैं फिर रिपीट करता हूं दोस्तों, 3 स्टेप्स हैं. स्टेप नंबर 1, प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स, प्रिपेयर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स, and they give the recommendation because you are a management accountant, you are a ACCA, you have to give a report to your management. तो मैंने उसके फॉर्मेट्स लिख दिए. समझदार होगा तो लिखोगे, नहीं तो बेवकूफ़ रहोगे तो भाई साहब ठीक है, लाइफ तो ऐसी चल रही है. सब नहीं बताते, मैं बता रहा हूँ, मैं खड़े होकर बता रहा हूँ, आप नहीं लिख रहे हो, आप आपके ऊपर है दोस्त. स्टेप नंबर 1, स्टेटमेंट शोइंग ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स का फॉर्मेट लिखेंगे, कमर सीधी करके बैठेंगे. स्टेप नंबर 1, स्टेटमेंट शोइंग ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स में प्रपोजल नंबर 1 विल बी either I will be doing this proposal or status quo or existing one or existing condition. So step number 1, proposal number 1 is to go for status quo or to go for existing situation, and proposal number 2 to accept. नेक्स्ट वन जो भी दूसरा आपके पास है, जैसे मेक वर्सेस बाय में पहला हो गया मेक, दूसरा हो गया बाय. शट डाउन वर्सेस कंटिन्यू में पहला हो गया शट डाउन, दूसरा हो गया कंटिन्यू. स्पेशल ऑर्डर में एक्सेप्टेंस फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया रिजेक्शन. इट मीन्स यू कैन इजीली फ्रेम दीज 2 प्रपोजल्स माय डियर फ्रेंड. कोई मुश्किल है नहीं. फिर भी मैंने उनके नाम लिख दिए. बेटे मेहनत की है, प्यार से है, आपको बताना चाहता था लॉजिकली, इसलिए सारी बातें आपके सामने हैं. आप बस लिखेंगे, मुझे खुशी मिलेगी, बिकॉज हम टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग, इलस्ट्रेशंस, एग्जामिनेशन किट इन्हीं बेसिस में करेंगे. आइए जी, आइए स्टेप नंबर 2. Because as a management accountant, as a finance man, I will be preparing a profitability statement, and then I will be comparing that profit, and then I will be deciding on that. तो ऊपर लिखिए profitability statement of alternative proposals. Profitability statement of alternative proposals. Sales, revenue जहाँ से आया दोनों से, मतलब ये मोटा मोटी मैंने बताया. अब मेक वर्सेस बाय में रेवेन्यू थोड़ी होगा, कॉस्ट होगी, तो हम कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे, वो मैं मेक वर्सेस बाय में बता दूंगा आपको. मतलब मोटा मोटी आप ये देखें कि आपके माइंड में एक बस जाना चाहिए कि ये 3 स्टेप्स हैं. हल्का फुल्का चेंज करेंगे. जैसे आप पार्टी वियर में जाते हो तो पार्टी वियर पहनेंगे, कैजुअल जाते हो तो कैजुअल, मॉर्निंग वॉक में जाते हो तो मॉर्निंग वॉक के ड्रेसेस पहनेंगे. तो हल्का फुल्का चेंज करेंगे, बट द पॉइंट इज यू शुड नो एटलीस्ट द बेसिक कंसेप्ट्स. तो स्टेप नंबर 2 विल बी आई विल बी प्रिपेयरिंग द प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स. आई विल बी राइटिंग द रेवेन्यू. मैं रेवेन्यू लिखूंगा दोनों प्रपोजल्स का, जिसको हम रेलेवेंट रेवेन्यू कहते हैं. फिर उसकी रेलेवेंट कॉस्ट लिखूंगा. रेलेवेंट कॉस्ट कैन बी मटेरियल कॉस्ट, इट कैन बी लेबर कॉस्ट, इट कैन बी ओवरहेड्स. उसके बाद मैं रेवेन्यू में से, जब रेलेवेंट रेवेन्यू में से रेलेवेंट कॉस्ट इफ आई डिडक्ट, आई विल बी गेटिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन. वी नो दैट एज पर चैप्टर नंबर 5. सो वी विल कैलकुलेट द कॉन्ट्रीब्यूशन, and in case there is an addition in the fixed cost, we know that what I mean by relevant fixed cost. I will not tell you again. In last 4 lectures I have already given you that what I mean by relevant fixed cost. If there is an increase in the fixed cost due to that proposal, then I will be writing down it is a relevant fixed cost, तो उसको लिखेंगे, and the balancing figure will be profit. देखिए जी आराम से, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स को लिख रहा हूँ. सेल्स,
relevant revenue, material cost, labor cost, relevant cost, contribution, fixed cost, profit. It means it is a relevant profit. And जिस भी proposal में ज़्यादा profit होगा मैं उसको कहूँगा आग गले लग जा. तो step number 3 will be the recommendation. The management may be advised to go for proposal number 1 or go for proposal number 2. That will be the recommendation. I think आप मेरी बात को सब समझ चुके हैं. दोस्तों बिल्कुल तैयार हो जाइए, दोस्तों बिल्कुल तैयार हो जाइए. मैं इस समय आपके सामने खड़ा हूं और बड़ी प्यारी प्यारी सी बातों को डिस्कस कर रहा हूं. मैं आई विल बी गोइंग टू स्टार्ट विद थर्ड डिसीजन विच इज द फर्स्ट डिसीजन फॉर चैप्टर नंबर 8. दैट इज नेम्ड एज मेक वर्सेस बाइंग डिसीजन. I will be using Maruti Suzuki case study. I will be using Domino's Pizza case study. मैं सिंपल से नॉर्मल से एग्जाम्पल से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि मेक वर्सेस बाय में मैं कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा, कुछ सेल नहीं कर रहा. मैं तो खाली ये जानना चाहता हूं कि मैं घर में बनाऊं या बाहर से खरीदूं. तो बट नेचुरल है, मैं घर बनाने की कॉस्ट को देख लूंगा और बाहर से खरीदने की कॉस्ट को देख लूंगा, बिकॉज आई हैव टू पे द परचेज कॉस्ट टू द आउटसाइड सप्लायर. And if in case I am manufacturing in my home, I should have the accurate infrastructure, the logistic for that. I should have machinery, I should have factory, I should have material cost, I will be incurring labor cost, I will be incurring overhead cost. So the point is I will be calculating manufacturing cost in one hand and I will be comparing it with the purchase cost, and there are no doubt some non-financial factors to be taken into account. And when I compare these two quantifiable factors as well as non-monetary factors, I will decide that whether I should go for this or whether I should go for that. मुश्किल नहीं है, आसान है. भूपेश आनंद के साथ आप पहले लिखेंगे डिसीजन नंबर 3 मेक वर्सेस बाय मारुति सुजुकी केस स्टडी. बेटे मैं अभी एक छोटा सा लेक्चर हल्का था 10-12 मिनट का मेक वर्सेस बाय का, किसी दूसरे मैंने कोर्स में बताया था, लेकिन आई थिंक मैंने इतना ब्यूटीफुल बताया कि आपको बहुत समझ आएगा. इन दैट एग्जाम्पल, इन दैट लेक्चर आई हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ मारुति सुजुकी एंड आई हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ बर्थडे पार्टी और छोले भटूरे का. जैसे मैं कहता हूँ जो छोले भटूरे हैं, अब आपको बहुत सारे छोले भटूरे बनाने हैं, बर्थडे है किसी का, तो घर में बनाएं या बाजार से खरीद ले, फ्राइडे मार्केट से या जो वीकली मार्केट लगती है वहीं से बाय कर लें. अब घर से बनाएंगे तो उसकी क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, बाहर की क्वालिटी कुछ अलग होगी. अच्छा, बाहर से खरीदेंगे तो आपको परचेस कॉस्ट देनी पड़ेगी, और यहाँ से लेंगे घर से तो मम्मी को मेहनत करनी पड़ेगी, कुक रखना पड़ेगा, छोले के लिए मटेरियल लाना पड़ेगा, रॉ मटेरियल, लेबर. सो यू हैव टू फाइंड आउट that whether you should produce chole bhature in the house or whether you should purchase it from market. So my dear friends, I will be discussing with these two steps. So आप ऊपर लिख रहे हैं make versus buying decision, मारुति सुजुकी लिखना है, बर्थडे पार्टी डोमिनोज पिज़्ज़ा लिखना है. लिखो बेटे, डोमिनोज पिज़्ज़ा सब बच्चे लिखेंगे, छोले भटूरे लिखेंगे. तो आप यहां पे खड़े हैं जी एज अ ACCA, ये आप हैं, ये मैं नहीं हूं भाई साहब, आप हैं. ACCA. Now you have to decide, you have to find out which is the best way, whether to manufacture it or whether to purchase it. Very easy, my dear friends. Again, I will be following those 3 steps which I have just told you. Step number 1 will be, I will be preparing a statement showing alternative proposals. यहाँ पर 2 proposals होंगे. पहला proposal होगा to make or to produce, to manufacture in a organization, to manufacture. और दूसरा हो सकता है to purchase from outside supplier, to purchase from market. आप मार्केट से खरीद रहे हैं. आई थिंक आपको समझ आ गया दोनों प्रपोजल्स. तो बेटे आपको जब लॉजिक समझ आ गया तो इजीली यू कैन डिफाइन प्रपोजल नंबर 1 एंड प्रपोजल नंबर 2. अच्छा, आप इसमें ये नहीं कर रहे कि हम भी एक्सेप्ट, वी वांट टू फाइंड आउट द कॉस्ट, वी विल कंपेयर द कॉस्ट. सो वी विल नॉट प्रिपेयर द प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट इन मेक वर्सेस बाय, रादर वी विल बी प्रिपेयरिंग द कॉस्ट शीट कि भाई मेक में प्रपोजल 1 में और प्रपोजल 2 में क्या कॉस्ट शीट आती है. इसीलिए मैंने आपको रिवीजन कराई थी, रिवीजन फॉर बेसिक में मैंने आपको कॉस्ट शीट दोबारा से बताई है. तो आप लिखिए जी स्टेप नंबर 2 कॉस्ट शीट ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में हम क्या लेंगे, रेलेवेंट कॉस्ट, सीधी सी बात, रेलेवेंट कॉस्ट. और यहां पर भी रेलेवेंट परचेज कॉस्ट, आराम से, कुछ मुश्किल है थोड़ी. दोस्तों मैं फिर रिपीट करूंगा,
आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेंगे और वहाँ पे परचेज कॉस्ट लेंगे, ये रेलेवेंट कॉस्ट होगी। रेलेवेंट कॉस्ट का मतलब है कि भाई जो खर्चा उस यूनिट को बनाने में लगा, जैसे मटेरियल कॉस्ट, जैसे लेबर कॉस्ट, जैसे ओवरहेड कॉस्ट, जैसे कुछ कई बार फिक्स कॉस्ट भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है। मैंने इसीलिए 4 लेक्चर्स लिए, तो मैं उसकी कॉस्ट निकाल लूंगा। अच्छा, जहां पर कॉस्ट सबसे कम आएगी, आई विल बी गोइंग विद दैट, अलॉन्ग विद दैट आई विल बी फॉलोइंग सम नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स। क्योंकि कई बार क्या भी होता है कि आप जब बाजार से खरीदते हैं तो सप्लायर की रिलायबिलिटी कितनी है, मार्केट में वो मटेरियल है या नहीं, क्या उसकी ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं होगी, क्या क्वालिटी अच्छी मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या टाइमली मिलेगी नहीं मिलेगी, वो मैं सब बताऊंगा। सो रिकमेंडेशन हैज टू बी गिवन विद रिस्पेक्ट टू मॉनेटरी फैक्टर्स एज वेल एज नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं? दोनों को माइंड में रखकर आप लेंगे। तो आइए सर, मैं इस समय आपके लिए खड़ा हूं और यहाँ पर आपके साथ चल रहा हूं। आइए दोस्त, चलिए। अच्छा, एक बात और बतानी है कि कैपलॉन देख लें, बीबी भी देख लें, आपको उसमें मेक वर्सेस बाय डिसीजन में दे हैव प्रिपेयर्ड 2 सिचुएशंस। तो अभी आज के लेक्चर में आपको वो 2 सिचुएशन में समझना नहीं, ना तो नेक्स्ट लेक्चर में समझना, वो मतलब 7th लेक्चर में मैं खुद ही बता दूंगा कि अगर वो सिचुएशन होगी तो क्या होगा। अभी आप ज़्यादा प्रेशर मत डालें, फिर भी आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने एक बड़ी प्यारी सी छोटी सी स्लाइड प्रिपेयर किया है, आप लिख लें। टाइप्स ऑफ मेक वर्सेस बाइंग डिसीजन में देयर आर 2 टाइप्स, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप्स ऑफ मेक वर्सेस बाइंग डिसीजन, टाइप्स ऑफ मेक वर्सेस बाइंग डिसीजन में देयर आर 2 टाइप्स, टाइप 1 एंड टाइप 2। अच्छा, पहले आज के लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप 1 ही करने वाले हैं, दैट इज मेक वर्सेस बाइंग डिसीजन विद नो लिमिटिंग फैक्टर्स। मतलब कुछ लिमिटेड नहीं है, मटेरियल लिमिटेड नहीं है, लेबर लिमिटेड नहीं है, इसका मतलब जो भी कुछ आपके लिए रेलेवेंट आइटम्स हैं वो अबंडेंट हैं। तो लेक्चर 5 में, लेक्चर 6 में आई विल बी डूइंग विद दिस सिनेरियो। हाँ, लेक्चर 7 में जब मैं आऊँगा तो मैं आपको बताऊंगा कि मेक वर्सेस बाय को आप सेकंड सिनेरियो में डिस्कस कर सकते हैं, व्हेन देयर इज समथिंग लिमिटिंग। तो मुश्किल नहीं है, आप पहले लिखें, देयर आर 2 सिनेरियोज इन मेक वर्सेस बाय, टाइप्स ऑफ मेक वर्सेस बाइंग डिसीजन। सिनेरियो नंबर 1, टाइप नंबर 1, मेक और बाइंग डिसीजन विद नो लिमिटिंग फैक्टर्स, and type 2 scenario is make versus buying with limiting factors, and we are all aware that what I mean by limiting factors। ठीक है जी, तो चलिए जी, मैं वो लेक्चर छोटा सा पेश कर रहा हूं, आपने एक एक स्लाइड को लिखना है, एक एक बात को सुनना है, लॉजिकली तभी समझ आएगा। और टेस्ट लेक्चर नंबर 6 में आई विल बी डूइंग विद कैपलॉन के क्वेश्चंस करेंगे। मिलते हैं बेटे, जल्दी से बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठना है, मोबाइल फोन को बिल्कुल बंद रखना है। So my point is, I want to decide whether this should be purchased from the market, whether burgers should be purchased from the McDonald's, or you should manufacture it, you should produce it in your home only. Supposingly there is a birthday party, बर्थडे पार्टी में 50 लोग आने वाले हैं, कोविड-19 का सिनेरियो खत्म हो गया, मान लेते हैं, अब सब ठीक है, तो वो 50 बर्गर्स मैकडोनल्ड से बाय करें या आप खुद ही घर में बनाएंगे। तो जब आप खुद घर में बनाएंगे तो आपकी वो बर्गर की कॉस्ट, वेजिटेबल की कॉस्ट, आलू की टिक्की की कॉस्ट, सॉस की कॉस्ट, चीज़ की कॉस्ट, और जो आप टाइम लगाएंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बिकॉज आपका जो समय लगेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, गैस की कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, overhead cost, labor cost, material cost, that all is to be considered with McDonald's purchase price, and then we can take a decision. Similarly for a management accountant, if he wants to take a decision for the organization, then these 2 costs are to be compared. तो आप रजिस्टर में आप लिख रहे हैं, मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैज टू डिसाइड टू मैन्युफैक्चर इट और टू बाय इट फ्रॉम मार्केट। बेटे, मैनेजमेंट अकाउंटेंट का हेल्प करनी है मैनेजमेंट अकाउंटेंट को, वेदर टू मैन्युफैक्चर इट और वेदर टू बाय इट फ्रॉम द मार्केट, वेदर टू मैन्युफैक्चर इट और वेदर टू बाय फ्रॉम द मार्केट। सो देर आर 2 ऑप्शंस, यू नो, आई हैव टोल्ड यू एट द टाइम ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस दैट देर आर 3 स्टेप्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट। आप कभी भी डिसीजन लेते हैं ना बेटे, तो 3 स्टेप फॉलो करने हैं, जैसा आप सबको मालूम ही है, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं। स्टेप नंबर 1,
आप सभी को क्या करना है, स्टेटमेंट शोइंग ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स बनाना है। स्टेप नंबर 1 इज प्रिपेयर स्टेटमेंट showing alternative प्रपोजल्स। बेटे कम से कम 2 प्रपोजल्स तो हो गई, तभी तो डिसाइड कर रहे हैं। तो पहला प्रपोजल होगा, जैसे यहां पर हम मेक वर्सेस बाय की बात कर रहे हैं, प्रपोजल नंबर 1 टू मैन्युफैक्चर कह दें, और टू प्रोड्यूस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। हम अपने फैक्ट्री में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। और दूसरा प्रपोजल नंबर 2 ये भी हो सकता है, टू बाय इट फ्रॉम मार्केट। अब एक चीज़ मैं बता दूं बेटे, अगर आप मार्केट से बाय करेंगे तो कुछ मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है वाइल टेकिंग अ डिसीजन। एज यू हैव जॉइंड अ CMA USA, सो देर आर मॉनेटरी फैक्टर्स, नो डाउट कि आपको मॉनेटरी में आपकी बेसिक पे आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, बट अलॉन्ग विद दैट देर आर सम नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स ऑल्सो। आपका ब्रांड वैल्यू इंक्रीज होगा, that is also, that is a non-monetary factor. So there are 2 proposals. ठीक है जी। पहला स्टेप है, हमें क्या करना चाहिए, दोनों प्रपोजल्स की स्टेटमेंट बनानी चाहिए, उनके प्रपोजल्स लिखने चाहिए। प्रपोजल 1 टू गो फॉर दिस, प्रपोजल 2 गो फॉर दिस। आइए मैं आ गया जी सेकंड स्टेप। कभी भी आप डिसीजन ले रहे हैं शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, यू हैव टू फॉलो दीज 3 स्टेप्स विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एट द टाइम ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। प्रिपेयर कॉस्ट शीट कह दें और इनकम स्टेटमेंट कह दें। प्रिपेयर कॉस्ट शीट और इनकम स्टेटमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स। या तो आप कॉस्ट शीट बनाएं, एक ही बात होती है बेटे, इनकम स्टेटमेंट में सेल्स ऊपर लिखते हैं, बाकी तो कॉस्ट ही आती है, तो सेल्स में से कॉस्ट लेस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। कॉस्ट शीट में खाली कॉस्ट लिखते हैं, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ बेचना थोड़ी है, तो हम कॉस्ट से काम चला लेंगे। तो प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स। तो आपके सामने जैसे 2 प्रपोजल्स होंगे, आप क्या करेंगे, इनकी कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। अब जैसे फर्स्ट प्रपोजल है ना, फर्स्ट प्रपोजल में आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो आपकी क्या क्या इनकम होगी बेटे, आपकी होगी वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। आपकी वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकम होगी, जैसे मटेरियल कॉस्ट, जैसे लेबर कॉस्ट, जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉस्ट। तो जो भी कॉस्ट होगी आप यहां पर लिख देंगे। फिर ऐसा भी हो सकता है कि देयर विल बी सम फिक्स कॉस्ट, तो बेटे जो भी फिक्स कॉस्ट होगी वो यहाँ लिख देंगे। वो देखेंगे अभी कौन सी फिक्स कॉस्ट लेनी चाहिए या नहीं, वो मैंने कंसेप्ट आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। आई विल टेक रेलेवेंट फिक्स कॉस्ट, इट मीन्स दैट कॉस्ट विच इज अनअवॉइडेबल और विच इज, वो देख लेंगे, उसकी टेंशन छोड़ दो। चलिए जी, जब इसको हम ऐड कर देंगे तो लास्ट में हम क्या करेंगे, इफ देर इज एनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसको भी डिस्कस करेंगे। अभी आप टेंशन मत लें, आप खाली कॉस्ट शीट बनानी है इसलिए लिख दें, ठीक है जी। ये आपके सामने कॉस्ट आ गई कि अगर आप मैन्युफैक्चर करते हैं, और अगर इफ यू बाय इट, अगर आप बाजार से बाय करते हैं तो आपको एक ही कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी और उसका नाम क्या है, परचेज कॉस्ट। So you will compare purchase cost with this cost and then step number 3 you will give the recommendation। बेटे 3 steps मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं, एक्सप्लेन किए हुए हैं, मेक वर्सेस बाय में एक बार रिपीट कर दिया। पहला स्टेप है स्टेटमेंट शोइंग ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स, प्रपोजल 1, प्रपोजल 2। स्टेप नंबर 2 इज प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट और कॉस्ट शीट। इन मेक वर्सेस बाय देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट बिकॉज नो सेल्स इज गिवन टू मी, आई एम ओनली गिवन द कॉस्ट एलिमेंट्स। सो आई विल सी हाउ मच इज द कॉस्ट,
involved in proposal number 1 and how much is the cost involved in proposal number 2, and then I will compare the two costs, and at last, that is step number 3, I will be giving the recommendation. आइए बेटे, रिकमेंडेशन कौन दे रहा है? मैनेजमेंट अकाउंटेंट। किसको दे रहा है? टॉप लेवल मैनेजमेंट को। तो आप एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट का वर्क कर रहे हैं, तो यू हैव टू कंपेयर द मॉनेटरी फैक्टर्स। बेटे मॉनेटरी फैक्टर्स वो भी कॉस्ट शीट से निकल गए। यू हैव टू कंपेयर द मॉनेटरी फैक्टर्स एज वेल एज यू हैव टू कंपेयर द नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स। आप दो फैक्टर्स को ध्यान में रख रहे हैं मेरे बेटे। वन इज मॉनेटरी फैक्टर्स एंड सेकंड इज नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स। मॉनेटरी मतलब किस में कॉस्ट कम आ रही है। नॉन मॉनेटरी का मतलब क्या है कि अगर आप मार्केट से बाय करते हैं तो क्या उसका क्वालिटी प्रॉपर है, बिकॉज नेम आपका खराब होगा अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। एंड वेदर दैट सप्लायर इज रिलायबल। ऐसा तो नहीं कि वो जब हमारे को मेन डिमांड रिक्वायरमेंट होगा वो कहेगा मैं दे नहीं रहा। इट मीन्स यू हैव टू कंसिडर द नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स एज वेल एज द मॉनेटरी फैक्टर्स वेन एवर यू वॉन्ट टू गिव अ रिकमेंडेशन। सो माई डियर फ्रेंड्स, मैं भूपेश आनंद आपके सामने 3 स्टेप्स के बाद सीधा मुद्दे पे आ गया। मैं कहता हूं कि आपने अब डिसीजन लेनी है। अब हम प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे, थ्योरी बहुत हो गया। डिसीजन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? डिसीजन क्राइटेरिया विल बी, जब भी आपको डिसाइड करना है, इट मीन्स अभी हमने कॉस्ट शीट प्रिपेयर की थी, तो कॉस्ट शीट में पहले प्रपोजल में हमने कुछ कॉस्ट निकाल ली, फिर दूसरे प्रपोजल में कॉस्ट निकाल ली और दोनों प्रपोजल की कॉस्ट को कंपेयर किया। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इट मीन्स प्रपोजल 1 में रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, अभी देखते हैं क्या क्या कॉस्ट होगी, एंड प्रपोजल 2 में क्या होगी? परचेज कॉस्ट होगी। It means I will only take the relevant cost, and I have already told you what is the meaning of relevant cost. Relevant cost means that cost which is related with that production, which is related with that proposal. If I am going for that proposal, then that cost will be incurred. If I am not going for that proposal, then that cost will not be incurred. That is relevant cost. But मैं वो प्रपोजल करूं या ना करूं, मुझे रेंट देना पड़ेगा। सो आई विल से रेंट इज नॉट माई रेलेवेंट, इट इज इररेलेवेंट कॉस्ट। सो दैट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड। वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेलेवेंट कॉस्ट एंड इररेलेवेंट कॉस्ट। अब आपको उन लेक्चर्स की इंपॉर्टेंस समझ आएगी जो आप कर रहे थे बड़े भारी मन से। तो रेलेवेंट कॉस्ट और इररेलेवेंट कॉस्ट इन मेक वर्सेस बाइंग आर मैंने आपके लिए बस एक बार लिख दी। बेटे वैसे बिना लिखे भी काम चल जाता, लेकिन मुझे लगा कि मैं एक बार फिर भी बता दूं, रेलेवेंट कॉस्ट एंड इररेलेवेंट कॉस्ट इन मेक वर्सेस बाइंग डिसीजंस। पता है आपको, बट एक जगह लिख दी ना मैंने, हॉक की, ग्लेम की, वाइले और जो मैंने नॉलेज दी, मैंने कहा चलो एक बार नोट्स बना लेते हैं बेटे। अब आप में से कुछ बच्चे लिख ही नहीं रहे हो, बेवकूफ़ बच्चे हैं बेटे, मैं क्या करूं बताओ? आपके घर थोड़ी आऊँगा अब। First is variable manufacturing cost are relevant because in proposal number 1 if you are manufacturing, तो बेटे जो उसको मैन्युफैक्चर करते समय जो कॉस्ट लगेगी, जो खर्चा लगेगा मटेरियल का, डायरेक्ट मटेरियल का, डायरेक्ट लेबर का, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का, इवन जो फिक्स ओवरहेड्स हैं अवॉइडेबल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी देखेंगे। तो मैं कहता हूं रेलेवेंट कॉस्ट लेंगे तो पहली बात, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज योर रेलेवेंट कॉस्ट, लिख लो जी। सेकंड पॉइंट, संक कॉस्ट आर इररेलेवेंट, जो कॉस्ट ऑलरेडी लग चुकी है। अब क्या होती है संक कॉस्ट, मैं नहीं बताऊंगा बेटे, फिर टाइम वेस्ट होगा, बहुत कुछ बता ही चुका हूं। जो कॉस्ट ऑलरेडी इनकर हो चुकी थी, आप प्रपोजल 1 लें या 2 लें, उससे ना तो वो रिकवर होगी ना कोई मैटर करती है, दैट इज संक कॉस्ट, तो दैट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड। अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, क्योंकि अगर आप बनाएंगे तो आपको फैक्ट्री किराए पे लेनी पड़ेगी। अब जब किराए पे लेनी पड़ेगी एग्जाम्पल में, तो रेंट देना पड़ेगा, और रेंट देना इज ए फिक्स कॉस्ट। बट अगर आप नहीं बनाएंगे तो आपको रेंट नहीं देना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा दिस टाइप ऑफ कॉस्ट विच कैन बी अवॉइडेड is named as avoidable fixed cost। ठीक है जी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इफ एनी आर ऑल्सो रेलेवेंट कॉस्ट। जैसे अगर वो जगह आपकी अपनी है, उसमें कोई प्रोडक्ट नंबर बी बना रहे थे आप, अब आपको लगता है आपको प्रोडक्ट ए जो पहले मार्केट से खरीद रहे थे अब आपको वो भी बनाना चाहिए, तो प्रोडक्ट बी नहीं बना पाएंगे।
अच्छा, प्रोडक्ट बी से कुछ एक्स डॉलर्स कंट्रीब्यूशन आ रही थी, अगर ए बनाएंगे तो प्रोडक्ट बी से वो कंट्रीब्यूशन लूज हो जाएगी। तो मैंने कहा दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विच इज नॉट टू बी विच इज इंपॉर्टेंट to be considered, which is relevant for deciding that whether product A should be manufactured or should be purchased from the market. ठीक है जी। अनअवॉइडेबल एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट इज इररेलेवेंट, मैंने बताया हुआ बेटे, अनअवॉइडेबल जो किसी भी सर्कमस्टेंस में होगी, जो एलोकेटेड है, कॉमन है, उसको आप इररेलेवेंट माने। चलिए जी, इन सब बातों के साथ, ज्ञान के साथ, नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स का भी ध्यान रखना है। और वो नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स हैं क्वालिटी ऑफ दोज टायर्स, क्वालिटी ऑफ दोज बैटरीज, और क्वालिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट विच यू आर बाइंग इट फ्रॉम द सप्लायर, एंड रिलायबिलिटी ऑफ सप्लायर्स, कि क्या वो सप्लायर्स विश्वास करने लायक हैं। इन बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आपको रिकमेंडेशन दूंगा। आई विल गिव यू अ रिकमेंडेशन। I am a management accountant and I with help of these concepts can give you a recommendation। अभी एक दो बातें और बतानी है, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा, पहले क्वेश्चन कराऊंगा। अब मैं सीधा आ रहा हूँ जी, कहाँ आ रहा हूँ? ग्लैम पे आ रहा हूँ, सीधा मैं ग्लैम पे आ गया जी। ग्लैम पे, ग्लैम, हाँ, मैं इसलिए आया हूँ ग्लैम पे कि आपको मैं एक क्वेश्चन दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये ग्लैम का मैंने मटेरियल आपके सामने ओपन कर लिया। ऐसा हो सकता है कि आपके पास ग्लैम ना हो, कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन को देख लें। मैं थोड़ा सा फॉन्ट और बड़ा कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा फॉन्ट और बड़ा कर देता हूँ। क्या हो गया? ये लो, ठीक है जी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। मेक वर्सेस बाइंग डिसीजन हम इस समय ग्लैम से कर रहे हैं। आपके पास ग्लैम नहीं भी है तो कोई बात नहीं, मैंने अभी तक वैसे भी बड़े सारे लेक्चर्स में ग्लैम कवर किया है। कंपनी करेंटली प्रोड्यूसेस ऑल ऑफ कंपोनेंट पार्ट्स। वो कहता है जी एक कंपनी है जो आजकल सारे के सारे प्रोड्यूस करती है, ठीक है, ऑफ इट्स सेलिंग विजेट्स बट कंपोनेंट एक्स फ्रॉम द आउटसाइड सप्लायर। अच्छा, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। बट कंपनी कैन परचेज, अच्छा अभी तक तो वो घर में ही बना रहे हैं, घर में प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन उसका चक्कर बड़ा है, मटेरियल लाओ, लेबर को लेके आओ, उसको लाओ, ये लाओ, वो लाओ, है ना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें को करो, फिर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। बट आपको लगा कि ये प्रोडक्ट जो आप उसमें से एक कंपोनेंट बना रहे हैं, इट कैन बी परचेज फ्रॉम द आउटसाइड मार्केट। अच्छा जी, और आप उसके 35,000 यूनिट्स बना रहे थे। अगर आप बाजार से खरीदें या अच्छा घर पे बनाएं तो मटेरियल इतना लगेगा, लेबर इतनी लगेगी, वेरिएबल ओवरहेड इतने लगेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड इतने लगेंगे, टोटल $9.5 का कॉस्ट आ रहा है एक यूनिट को बनाने में। बट फिक्स्ड ओवरहेड के ऊपर उन्होंने स्टार लगा दिया, देखते क्या स्टार है। फिक्स्ड ओवरहेड्स इंक्लूड्स 1.20 दैट वुड नॉट बी एलिमिनेटेड इफ कंपोनेंट बी परचेज फ्रॉम द सप्लायर। इट मीन्स दिस फिक्स्ड कॉस्ट इज अनअवॉइडेबल कॉस्ट। अब आपको समझ आ रहा है कॉस्ट के कंसेप्ट में मैंने क्यों टाइम लगाया था। फिक्स कॉस्ट कैन बी अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल। अगर जो अवॉइड हो सकती है उसको तो रेलेवेंट मानेंगे। इफ इट इज अनअवॉइडेबल, जो हो ही नहीं सकती अवॉइड, कोई भी प्रपोजल कर ले, दैट कॉस्ट इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज अ रेलेवेंट कॉस्ट, इट इज नेम्ड एज irrelevant cost। ठीक है जी। इफ दिस कंपनी बाइज फ्रॉम दिस, ठीक है, तो अब आपको बताना है, यहां पर इसके बाद आंसर है, आपको बताना है कि वेदर दिस शुड बी प्रोड्यूस्ड और वेदर इट शुड बी परचेज फ्रॉम द मार्केट। इट मीन्स देयर आर टू प्रपोजल्स। ऐसे टाइप आएगा तो आपने क्या लिखना है, स्टेटमेंट शोइंग ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स। प्रपोजल नंबर 1, टू प्रोड्यूस 35,000 यूनिट्स in the organization in own factory। proposal number 2, to buy 35,000 units from the outside supplier। स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 लिख लो बेटा, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट। बेटे मेक वर्सेस बाय में हमने कुछ बेचना थोड़ी है, खाली खर्चा करना है कि हम खुद बनाएं तो कितना खर्चा है, बाय करें तो कितना खर्चा है। तो स्टेप नंबर 2, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स, और हम रेलेवेंट कॉस्ट ही लेंगे। अच्छा हम खुद बनाएं, अगर हम खुद बनाएं या चलिए परचेज करें तो बता सकते हैं परचेज कितने रुपए में हो रहा है। वो कह रहा है जी $8 में हो रहा है। इफ वी बाय इट फ्रॉम आउटसाइड
साइडर सप्लायर। तो हमारी टेंशन खत्म हो जाती है, सब काम खत्म। $8 एक यूनिट का दो, 35,000 यूनिट लो, चैप्टर क्लोज। इट मीन सेकेंड प्रपोजल में परचेज कॉस्ट इज माई $8, but as a management accountant you have to compare it with the production cost, with the relevant cost. So proposal number 1 में आपको cost देखना पड़ेगा। मैं कहता हूँ जी material cost आपको incur करना पड़ेगा, because आप क्या कर रहे हैं, आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मैंने पिंक कलर से डायरेक्ट मटेरियल टिक कर दिया, इट इज रेलेवेंट कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर इज ऑल्सो रेलेवेंट, वेरिएबल ओवरहेड इज ऑल्सो रेलेवेंट, बट फिक्स्ड ओवरहेड्स में $80.80 is relevant because that can only be avoided, because $1.20 तो फिर भी होगी। इसका मतलब आप कैलकुलेटर से देखें तो बेटे 4 + 2.5 + 1 + 0.8 that comes to $8.30। आराम से बेटे, आप अगर घर में बनाते हैं तो आपको $8.3 पर यूनिट पे खर्चा करना पड़ेगा, और अगर बाजार से खरीद लेते हैं तो $8 देने पड़ेंगे। हाँ, बाजार से खरीदने में क्वालिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, सप्लायर की रिलायबिलिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, वो सारी बातें हैं। ठीक है जी। तो देखिए क्या लिखते हैं, इफ हीना बाइज फ्रॉम दिस ऑपरेटिंग इनकम वुड इंक्रीज बाय। वो कहता है जी अगर इससे हीना बाय करती है बाजार से तो ऑपरेटिंग इनकम कितने से इंक्रीज हो जाएगी बेटे, 8 और 8.30। आपको 30 पैसे का खर्चा कम पड़ेगा, और 35,000 यूनिट खरीद रहे हैं तो 35,000 × 0.3 बेटे $10,500 का आपको फायदा हो सकता है, बिकॉज कॉस्ट सेव्ड इज प्रॉफिट, कॉस्ट सेव्ड इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। $10,500 का आपको बेनिफिट हुआ। ठीक है जी। आइए मैं अब आ रहा हूं हॉक में, और एक क्वेश्चन हॉक का करके दिखाऊं कि आपको एक आइडिया लग जाए कि मेक वर्सेस बाइंग डिसीजन में हम जनरली कैसे करते हैं। जो कंसेप्ट बताएं वही हैं, आपको ये पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं सीधा एग्जाम्पल में आ रहा हूँ जी, सीधा एग्जाम्पल में आ गया जी। ये लो आराम से, मैंने फॉन्ट थोड़ा सा और बड़ा कर दिया। आराम से बेटे, कोई जल्दबाजी नहीं है, हम पूरे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। A company produces football goal posts for the sale of to college and professional, ठीक है जी, college and professional students, direct material, direct labor, indirect variable cost, fixed cost, selling and administrative cost. A company has offered to supply this at the rate of 490। आराम से बेटे, एक कंपनी ऑलरेडी वो कुछ प्रोड्यूस कर रही है फुटबॉल पोस्ट के लिए, और उनका खर्चा आ रहा है $650 का। काम चल रहा था, अचानक एक हादसा हुआ, एक नई कंपनी आई, और इस कंपनी जो कंपनी पहले से ही काम कर रही है उसको उसने ऑफर दिया कि जो यूनिट तुम प्रोड्यूस कर रहे हो हम उसको तुम्हें $450 में दे देंगे, $490 में दे देंगे। हम खर्चा कितना कर रहे थे, $650 का। अभी देखेंगे उसमें रेलेवेंट क्या है, इट मीन $650 इज माई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अप टू टुडे। Now I have received an offer that supplier has given me an offer that he can sell to us, he can supply to us at $490। ठीक है जी। If Medina goes this it will continue to incur all its fixed cost। अच्छा, वो कह रहे हैं जी अगर आप बाजार से परचेज करने की सोचते हैं तब भी ये फिक्स कॉस्ट तो कंसिडर करनी ही पड़ेगी। इट मीन्स दिस कॉस्ट इज अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट को हम कंसिडर नहीं करते, दैट इज इररेलेवेंट कॉस्ट। ये बात सबको पता है, ठीक है सर। द अदर वेरिएबल कॉस्ट विल नॉट, अच्छा, and will able to eliminate half of the selling and administrative costs associated with the production। और वो कह रहे हैं जी अगर आप बाजार से बाय करते हो ना तो इसकी आधी कॉस्ट आपकी सेव हो सकती है, मतलब $50 यहां बच जाएंगे। कब बच जाएंगे,
इफ यू बाय इट फ्रॉम द आउटसाइड सप्लायर। आराम से क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं बेटे, अभी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना सिखा रहा हूं, ठीक है जी। द अदर वेरिएबल कॉस्ट विल नॉट बी इनकर्ड बिकॉज द अदर वेरिएबल कॉस्ट विल नॉट बी इनकर्ड बिकॉज विल नॉट हैव बीन दिस इफ इट परचेजेस फ्रॉम दिस। तो वो कह रहा है जी अदर वेरिएबल कॉस्ट, एक बार दोबारा से देख लेते हैं क्या लिखा है, मैं थोड़ा सा शीट को इधर कर देता हूं। The other variable cost will not be incurred because Medina will not need to pay any production cost if it purchases from this. तो other variable cost मतलब वो कह रहा है ये तो बिल्कुल बच ही जाएगी जी, ये तो सेव ही हो जाएगी, $75 खर्च करने ही नहीं पड़ेंगे। So there is no need to spend $75। पहली बात फिक्स कॉस्ट होगी, तीसरी बात सेलिंग कॉस्ट आधी बच जाएगी। तो बेटे एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट नाउ यू हैव टू सी दैट विच कॉस्ट आर रेलेवेंट एंड विच कॉस्ट आर इररेलेवेंट। अब देखिए आपके लॉजिक्स यहाँ पे समझ आएंगे। मैं आगे आ गया जी। यू हैव 2 क्वेश्चंस, आपके सामने 2 क्वेश्चन है, 2 प्रपोजल्स हैं, खरीदें या बाजार से बाय करें या मैन्युफैक्चर करें। दिस कंपनी शुड नॉट एक्सेप्ट द ऑफर, इफ मेडिना एक्सेप्ट द ऑफर द टोटल कॉस्ट विल बी, वो देख लेते हैं। तो पहला स्टेप क्या हुआ, स्टेटमेंट शोइंग ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स। प्रपोजल नंबर 1 टू मैन्युफैक्चर इट, एग्जिस्टिंग प्रपोजल, स्टेटस को, एंड प्रपोजल नंबर 2 इज टू बाय इट फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर, टू बाय इट फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर एंड पे परचेज कॉस्ट। और परचेज कॉस्ट कितनी है जी, $490 की। तो 490 तो समझ आ गया। अब मुझे देखना है रेलेवेंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ प्रपोजल 1 कितनी है। अच्छा जी, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ प्रपोजल 1 अगर आप ध्यान से देखें तो बेटे आप यहाँ भी खुद कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं। देखो जी, एक तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट रेलेवेंट है, एक लेबर इज रेलेवेंट, ठीक है जी, और $50 इज दिस इज रेलेवेंट। 200 जमा 150 350 जमा 50 400। तो देखो जी क्या लिखा हुआ है आराम से, दो सौ, चलिए पढ़ लेते हैं, आंसर पढ़ते हैं। वहां लिखा है जी शुड नॉट एक्सेप्ट द ऑफर फ्रॉम बटलर, इफ मेडिना एक्सेप्ट द ऑफर द टोटल कॉस्ट ऑफ 650 इज एज फॉलोज। मतलब उनको बाजार का सप्लायर का ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इट मीन्स दे शुड नॉट बाय इट फ्रॉम द आउटसाइड सप्लायर, रादर दे शुड मैन्युफैक्चर इट। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो गोल पोस्ट 490 अगर उन्होंने बाजार से बाय कर लिया, मतलब सप्लायर से ले लिया, तो एक तो परचेज कॉस्ट तो देनी पड़ेगी। अच्छा, परचेज कॉस्ट देनी पड़ेगी, साथ में कुछ अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट है वो भी इनकर करनी पड़ेगी, और वो है जी अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। चेक करो जी कैसे है ये 125। अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट इज 125, पूरी की पूरी अनअवॉइडेबल है, एक तो वो भी इनकर करनी पड़ेगी, और दूसरा आधी सेलिंग कॉस्ट भी करनी पड़ेगी। इसका मतलब आप एक्चुअली में $665 पे करोगे इफ यू आर बाइंग इट फ्रॉम द सप्लायर। और अगर आप खुद मैन्युफैक्चर करते हो, या आपको मैं पूछूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे सप्लायर को देना पसंद करोगे, तो मैं कहूँगा जी एक तो जो 650 ये $475 हम देना पसंद करेंगे। कैसे आया ये 675, आइए देख लेते हैं। एक तो 200 रुपये ये लग रही है, 150 ये लग रही है, तो 200 प्लस 150 ये आ गया जी 350,
मतलब आपकी सेव कितनी होगी, यहाँ लिखा हो टोटल कॉस्ट आप इनकर कर रहे हैं 650 लेस अनअवॉइडेबल कॉस्ट 125 ये हो जाएगी, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव 175 ये हो जाएगी। इसका मतलब आपको उस केस में खाली $475 की कॉस्ट एक्चुअली में लग रही है अगर आप खुद बनाते हैं, और अगर बाय करते हैं तो 665। इट मीन्स आप मैक्सिमम प्राइस कितना देना पसंद करेंगे सप्लायर को, $665। बेटा मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मेक वर्सेस बाय को ज़्यादा मुश्किल है नहीं। हम वैसे वर्कबुक के क्वेश्चन सारे करने वाले हैं, बट आपको एक आइडिया दिया मैंने दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेक वर्सेस बाय एंड हाउ वी कैन टेक अ डिसीजन बाय जस्ट कंपेयरिंग द कॉस्ट ऑफ टू प्रपोजल्स। तो लाइक दिस हमने मेक वर्सेस बाय का एक आइडिया आपको दे दिया है। इसमें और भी बेटा क्वेश्चंस हैं, आप उनको थोड़ा सा ट्राई करें तो आपको लॉजिकली ज़्यादा क्लियर होगा। वैसे हम ये सभी क्वेश्चंस करने भी वाले हैं और उसके बाद वर्कबुक भी करेंगे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी